हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल साइंस विद भास्कर चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था जैव विकास के विषय में। आज हम पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण। इसका वीडियो 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा, जिसका आज पहला पार्ट अपलोड होगा और 2 दिन बाद इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। जैव विकास के प्रमाण पढ़ने हमको जैव विकास के प्रमाण किन तथ्यों से बना। पहला है जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण मिला, जैव रसायन से प्रमाण मिला, तुलनात्मक संरचना का प्रमाण मिला, सहयोगी कणों का प्रमाण मिला और आनुवंशिकता से प्रमाण मिला। अब हम पढ़ेंगे पहला जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। जीवों के वर्गीकरण से प्रमाण। जीवों के वर्गीकरण के प्रमाण से भी जैव विकास का प्रमाण मिला। जैसे अगर हम ये देखें कि जो अधिकांश वर्तमान जातियां हैं, जितनी भी अधिक से अधिक वर्तमान जातियां हैं, उनमें प्राकृतिक समताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया गया है, उन्हें छोटे बड़े समूहों में क्या किया गया है, बांटा गया है। प्राकृतिक समताओं या समानताओं, प्राकृतिक समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया गया है, विभिन्नताओं के आधार पर इनको क्या किया गया है, छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है। और जब छोटे बड़े समूहों में इनको बांटा गया तो जब बांटा गया तो उससे ये पता चला कि इनके जो विभिन्न कह सकते हैं कि विभिन्न जो वर्तमान आज के समय में जो जातियां हैं, उनकी उत्पत्ति जो हुई वो उस समय के समान पूर्वजों के, जैसे उनके पूर्वज होते थे वैसे उनकी क्या होती थी, संतानें उत्पत्ति होती थी, विकास का क्रम था। यानी जो अधिकांश वर्तमान जातियां हैं उनको प्राकृतिक समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया गया, छोटे बड़े क्रमों में, छोटे बड़े समूहों में क्या किया गया, उनको बांटा गया। और जिससे ये पता चल जाता है कि विभिन्न वर्तमान जातियां किसी न किसी समय में अपने समान पूर्वजों के क्या है, विकास का क्रम है। यानी अपने समान पूर्वजों से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलप होके अधिक डेवलप वर्तमान में उच्च जाति के और जटिल जीवों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। और इसी के आधार पर अगर देखा जाए तो मछलियों को, मछली हो गई, सरीसृप हो गए, सरीसृप, मछली, सरीसृप, उभयचर, मछली हो गई, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, इन सब को क्या किया गया, कशेरुकदंड वर्टिब्रेटर कॉलम में क्या किया गया, रखा गया। यानी कह सकते हैं कि वर्टिब्रेटा में इनको क्या किया गया, रखा गया। वर्टिब्रेटा में रखा गया। इन सबको किस समूह में रखा गया, वर्टिब्रेटा में समूह में रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इन सब के पीठ में क्या होती थी, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी। बाकी अन्य जंतुओं को इस समूह में क्या किया गया, नहीं रखा गया। यानी कह सकते हैं कि अधिक आज के समय जो वर्तमान जातियां हैं उनकी प्राकृतिक समानता और विसमानता के आधार पर भी छोटे बड़े समूहों में बांटा गया। और जिससे ये पता चला कि विभिन्न जो जातियां हैं वो किसी न किसी समय में अपने समान पूर्वजों के विकास का एक क्रम बनती है। जैसे मछली हो गई, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, इन सबको किसमें रखा गया, वर्टिब्रेटा में रखा गया। क्यों वर्टिब्रेटा में रखा गया, क्योंकि क्या होता था, इनके पीठ में रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड क्या होते थे, नहीं पाए जाते थे। और अन्य जंतुओं को क्या किया गया, दूसरे इस समूह में नहीं रखा गया, किसी दूसरे समूह में रखा गया। और देखे जाए प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, तो ये संघ है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, इन सबों के जो विकास का क्रम है। और लास्ट में क्या आता है, कार्डेटा। तो सभी जीव जंतुओं को क्या किया गया, इन समूहों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया।
एक विकास के क्रमों का प्रमाण मिलता है, यानी ये विकास के क्रम का प्रमाण मिलता है। पहले क्या हुए, सरल एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई, यूनिसेलुलर जी के धीरे धीरे लास्ट में क्या हुआ, इनमें विकास क्या हो गया, विकास में इनके परिवर्तन आता गया, इनमें चेंजिंग आती गई और लास्ट में बहुकोशिकीय जंतुओं की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। और इसी के क्रम में उनको क्या किया गया, अलग अलग समूहों में उनको रखा गया और इसी के आधार पर हम जीवों के वर्गीकरण का प्रमाण मिलता है, जैव विकास। अब दूसरा पढ़ा जाएगा, दूसरा है जैव रसायन से प्रमाण। दूसरा है जैव रसायन से प्रमाण, जैव रसायन से प्रमाण। जैव रसायन से जो प्रमाण है कि किसी भी जीव में जो जैव रसायन पाए जाते हैं, जैसे हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनसे भी जैव विकास का प्रमाण मिला। जैसे अगर देखा जाए तो प्रारंभ में जो जीव सरल जीव हुआ करते थे और सरल जीव से लेके जो जटिलतम स्तनधारी जीव हैं, उनमें अगर देखा जाए सरल जीव और स्तनधारियों में, यानी जटिल जीव स्तनधारियों में देखा जाए तो इनमें देखा जाए तो जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य का जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी जीव द्रव्य की जो रासायनिक संरचना होती है वो कैसी है, समान है। और इनमें जो जटिल कार्बनिक अणु पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी आणविक संरचना क्या होती है, समान होती है। तो इसमें जो जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम, इनकी आणविक संरचना क्या होती है, समान होती है, कि आणविक संरचना क्या होती है, समान होती है, इनकी आणविक संरचना क्या है, समान है। यानी जैव रसायन के प्रमाण में अगर देखा जाए तो जो सरल जीव हैं, सरल जीव से लेकर और जो स्तनधारी जटिल जीव है, इनका जो जीव द्रव्य देखा जाए, जीव द्रव्य में जो रासायनिक संरचना होती है वो क्या होती है, समान होती है। अगर इसी में ही इनका कार्बनिक अणु और एंजाइम देखा जाए तो इनकी जो आणविक संरचना होगी वो क्या होगी, समान होगी। दूसरा जो पॉइंट है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा पॉइंट है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और ये एंजाइम प्रोटोजोआ और स्तनधारियों में क्या हो गया, पाया गया। प्रोटोजोआ और क्या हुआ, स्तनधारियों में क्या हो गया, पाया गया। स्तनधारी में क्या हुआ गया, पाया गया। इसी कारण इसको क्या कहा गया, प्राचीन प्रोटीन एंजाइम, प्राचीन एंजाइम या प्रोटीन, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, प्राचीन प्रोटीन एंजाइम। इनको क्या कहा गया है, प्राचीन प्रोटीन एंजाइम। दूसरा जो है वो एमाइलेज है। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता था वो क्या है, प्रोटोजोआ और स्तनधारियों में पाया गया और जब पाया गया अधिकांश जंतुओं में पाया गया, प्रोटोजोआ और स्तनधारियों में पाया गया और अधिकांश जंतुओं में पाया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्राचीन प्रोटीन एंजाइम। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। और ये एंजाइम जो होते थे वो क्या होते थे,
और स्तनधारियों में, स्तनधारी में, यानी ये जो एंजाइम होते थे वो स्पंज और स्तनधारियों में अधिकांशतः कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या होता गया, पाया गया। जो एमाइलेज होता था वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पाचक, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि पाचक एंजाइम है, और ये स्पंज और स्तनधारियों में क्या हो गया, पाया गया। अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं में क्या हो गया, ये प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है ये पाया गया। उसके बाद आता है सभी जीवधारियों में क्या हुआ, या तो डीएनए पाया गया और नहीं तो दूसरा न्यूक्लियस में क्या हो गया, आरएनए पाया गया। जो पांचवा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, पांचवा है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता था, सभी कशेरुकियों में पाया जाता था। और ये जो एक वर्ग का कशेरुकी होता था, अगर इनकी बॉडी से, इनके शरीर से क्या होता था, थायरॉक्सिन हार्मोन दूसरे वर्ग की कशेरुकियों में जब लगा दिया जाता था, इंजेक्ट कर दिया जाता था, तो वे क्या करते थे, अपना क्या करते थे, सामान्य रूप से क्या करते थे, अपना काम करते थे। थायरॉक्सिन हार्मोन कशेरुकियों, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या था, कशेरुकियों में, सभी कशेरुकियों में पाया जाता था। अगर एक वर्ग के कशेरुकी का थायरॉक्सिन हार्मोन निकाल कर दूसरे वर्ग के कशेरुकी के शरीर में क्या होता था, इंजेक्ट कर दिया जाता था, तो वे क्या करते थे, अपना सामान्य रूप से क्या करते थे, अपना सामान्य रूप से अपना काम करते थे। यानी जैव रसायन के प्रमाण में 5 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो प्रारंभिक सरल जीव होते थे, प्रारंभिक सरल जीव जो होते थे और स्तनधारी होते थे, इनमें जो जीवद्रव्य पाए जाते थे, उनकी रासायनिक संरचना क्या होती थी, समान होती थी, और उनमें पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक अणुओं की रचना भी क्या होती थी, समान होती थी। दूसरा बताया जो ट्रिप्सिन होता था। ट्रिप्सिन क्या है, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है, ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और ये एंजाइम जो होता था वो प्रोटोजोआ से स्थनियों में क्या होता था, प्रोटोजोआ से लेकर स्तनधारियों में भी क्या होता है, अधिकांशतः पाए गए, और इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रोटीन पाचक एंजाइम कहा गया। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया एमाइलेज। तीसरा हमने आपको बताया एमाइलेज। जो एमाइलेज होते हैं, एमाइलेज क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, और ये क्या होते हैं, स्पंजों से स्तनियों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतुओं में भी क्या हो गए, पाए गए। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने बताया कि सभी जीवधारियों में आरएनए और नहीं तो दूसरा न्यूक्लियस, सभी जीवधारियों में आरएनए और नहीं तो दूसरा, सभी जीवधारियों में आनुवांशिक डीएनए और नहीं तो दूसरा न्यूक्लियस में क्या होता है, आरएनए होता है। लास्ट पांचवा बताया जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता था, थायरॉक्सिन हार्मोन जो था, थायरॉक्सिन हार्मोन कशेरुकियों में पाया जाता था, और एक कशेरुकी से थायरॉक्सिन हार्मोन निकालकर दूसरे वर्ग के कशेरुकियों में क्या किया जाता था, इंजेक्ट कर दिया जाता था, और इंजेक्ट करने के बाद भी क्या होता था, थायरॉक्सिन हार्मोन दूसरे वर्ग के शरीर में अपना सामान्य कार्य करता था। यानी 5 बातें हो गई, जीवद्रव्य हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, डीएनए हो गया और थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। अब तीसरा करेंगे तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तुलनात्मक संरचना से प्रमाण।
तुलनात्मक संरचना से प्रमाण, तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। अगर जीव जंतुओं को या पादपों को या पेड़ पौधों को देखा जाए तो उनकी कह सकते हैं कि संरचना का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उससे भी जैव विकास के क्या होते हैं, प्रमाण मिलते हैं। जैसे उन्हीं कुछ प्रमाणों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण है। पहला है समजात अंग, समजात अंग, इसको क्या कहते हैं, होमोलॉजी, होमोलॉजी तो क्या कहते हैं, होमोलॉजी, होमोलॉजी कहते हैं। समजात अंग क्या होते हैं, जीवों के वे अंग जो उत्पत्ति में क्या उत्पत्ति और उनकी जो रचना होती है या कह सकते हैं जो संरचना होती है, जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो, समान हो, लेकिन उनके कार्यों में क्या हो, अंतर, लेकिन कार्यों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। यानी कार्यों में क्या हो, अंतर हो। यानी जीवों के ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना क्या हो, समान हो, लेकिन कार्यों में अंतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे जैसे भी कहते हैं पक्षी, ये पक्षी है और ये समुद्री स्तनधारी व्हेल है, व्हेल मछली। इनके जो पंख होते हैं, पंख क्या है, इनके जो पंख होते हैं वो उड़ने का कार्य करते हैं, और इनके जो पंख होते हैं ये अग्रपाद का क्या होता है, रूपांतरण होता है। पक्षियों के अग्रपाद का क्या होता है, रूपांतरण होता है। पक्षियों के अग्रपाद का क्या है, ये रूपांतरण है। व्हेल मछली जो होते हैं इनके भी पखने होते हैं, और पखने कैसे होते हैं, पंख जैसे। पखने कैसे हैं, पंख जैसे। पखने कैसे होते हैं, पंख जैसे होते हैं, और इनके जो पंख होते हैं या पखने जो होते हैं वो इनके अग्रपाद मछलियों, अग्रपाद मछलियों की भांति क्या होते हैं, पखने होते हैं। ठीक है, पखने होते हैं, और ये क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं, और ये क्या करते हैं, तैरने का कार्य करते हैं। तो समजात अंग क्या होते हैं, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना क्या हो, समान हो, लेकिन कार्यों में क्या हो, उनके अंतर हो, उन्हें समजात कहते हैं। जैसे पक्षी और व्हेल, समुद्री स्तनधारी व्हेल है, पक्षी के जो पंख होते हैं और व्हेल के पखने होते हैं, लेकिन पंख जैसे होते हैं, और ये जो पंख होता है ये अग्रपाद का क्या होता है, रूपांतरण होता है, और इनके ये जो पखने होते हैं ये अग्रपाद मछलियों के पखने जैसे होते हैं। अग्रपाद का ही क्या होता है, रूपांतरण होता है, लेकिन पक्षी क्या करती है, उड़ने का कार्य करती है, और व्हेल मछली क्या करती है, तैरने का कार्य करती है। पढ़ेंगे समरूप, समरूप इसको क्या कहते हैं, एनालॉजी, इसको कहते हैं एनालॉजी। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जीवों के ऐसे अंग जो कार्य करने के लिए एक जैसे दिखाई दें, कार्य करने के लिए क्या होते हैं, एक जैसा, एक जैसा दिखाई दे, कार्य करने के लिए एक जैसा दिखाई दे, लेकिन उसकी उत्पत्ति में और रचना में क्या हो, समान ना हो। जीवों के ऐसे अंग जो कार्य करने के लिए एक जैसा दिखाई दे, लेकिन उनकी उत्पत्ति और रचना क्या हो, समान ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, हम समरूप कहेंगे।
जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी, मधुमक्खी हो गया, और बिच्छू, बिच्छू। जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी भी क्या करता है, डंक मारने का कार्य करता है, समान कार्य है, डंक मारने का समान कार्य करता है। लेकिन इनका जो डंक होता है मधुमक्खी का, वो अंड निक्षेपण का रूपांतरण होता है, अंड निक्षेपण का क्या होता है, रूपांतरण होता है। और डंक, बिच्छू का डंक जो है अंतिम उदरखंड का क्या होता है, रूपांतरण होता है। अंतिम उदरखंड का क्या है, रूपांतरण। कह सकते हैं कि जो मक्खी होती है, मक्खी और बिच्छू डंक मारने का समान कार्य करते हैं, लेकिन जो इनका डंक होता है वो अंड निक्षेपणों का रूपांतरण होता है, और जो इनका बिच्छू का डंक होता है वो अंतिम उदरखंड का क्या होता है, रूपांतरण होता है। यानी जीवों के ऐसे अंग जो कार्य करने के लिए समान हो, लेकिन उनकी उत्पत्ति और रचना क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें आप क्या कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे। चौथा पढ़ेंगे संयोजक कणियों का प्रमाण, संयोजक कणियों का प्रमाण, कणियों से प्रमाण, कणियों से प्रमाण। ठीक, संयोजक कणी जो होते हैं, किसी भी जीव के दो वर्ग, किसी भी जीव के दो वर्गों का जो लक्षण होता है, और जो जीव जातियों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। किसी भी संघ के दो वर्गों का, या किसी भी जीव के दो वर्गों का जो लक्षण होता है, और जो जीव जातियों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं, ऐसे जीव जगत को हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। कुछ जो संयोजक कड़ियां हैं, जैसे है, पहला है विषाणु। विषाणु क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण रखते हैं, सजीव का भी रखते हैं और निर्जीव का भी रखते हैं, सजीव और निर्जीव का। यानी विषाणु जो है वो क्या करता है, सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण रखता है, इसीलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहते हैं, हम कड़ी कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरा यूग्रीना। यूग्रीना, देखिए जो यूग्रीना है, यूग्रीना प्रोटोजोआ संघ का जंतु होता है, और यूग्रीना में क्या होता है, पर्णहरिण पाया जाता है, पर्णहरिण पाया जाएगा। पर्णहरिण पाया जाएगा तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इन्हीं से ही पोषक पदार्थों का ये क्या करेंगे, संश्लेषण करते हैं। पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का ये क्या करेंगे, संश्लेषण करते हैं। जब प्रकाश नहीं होता है, जब प्रकाश क्या होगा, नहीं रहेगा, तो ये क्या करते हैं, जंतुओं की भांति क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कह सकते हैं जो यूग्रीना है, यूग्रीना में पर्णहरिण पाए जाते हैं, और इसी के कारण ये क्या करते हैं, जब सूर्य का प्रकाश रहता है तो प्रकाश संश्लेषण से पोषक पदार्थों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और जब प्रकाश नहीं रहता है तो ये जंतुओं की भांति क्या करते हैं, पोषण को प्राप्त करते हैं। और यूग्रीना को जंतु और पौधे के बीच की क्या कहते हैं, कड़ी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आता है संयोजक कड़ियों में आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस जो है, कह सकते हैं कि एक आर्कियोप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस, जो आर्कियोप्टेरिस होता है
वो कह सकते हैं कि एक प्राचीन पक्षी है। ये क्या है? पक्षी है। आर्कियोपेटेरिस एक पक्षी है और जो इसका जीवाश्म है वो जुरैसिक चट्टानों से क्या होती है? मिलकर बनी। जुरैसिक चट्टानों पे देखने को मिला था, जुरैसिक चट्टानों से मिला था। तो आर्कियोपेटेरिस क्या है? एक पक्षी है। इसका जीवाश्म 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है और पुरानी होने के साथ साथ ये जुरैसिक चट्टानों से क्या हुए थे? मिले थे। लेकिन जो आर्कियोपेटेरिस होता है वो सरीसृप और क्या है? पक्षी के बीच की क्या है? कड़ी है। आर्कियोपेटेरिस क्या है? सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है। और इसमें सरीसृपों की भांति क्या पाए गए? पूंछ पाई गई, चोंच में दांत पाए गए, चोंच में दांत पाए गए और इनके जो अग्रपाद होते थे, अग्रपाद की अंगुलियों पर पंजे पाए गए। यानी जो अग्रपाद थे, अग्रपाद की अंगुलियों पर क्या होते थे? पंजे पाए गए और यही अग्रपाद क्या हो गए? उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित हो गए। ये अग्रपाद क्या हो गए? उड़ने के लिए पंख में रूपांतरित हो गए। यानी आर्कियोपेटेरिस क्या है? एक पक्षी है। इसका जीवाश्म 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी है जो जुरैसिक चट्टानों से हमको मिले थे। ठीक है। और आर्कियोपेटेरिस जो होता है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है और सरीसृपों की भांति इसमें क्या होते थे? भांति पूंछ पाई गई, चोंच में दांत पाए गए, इनके अग्रपाद की जो अंगुलियां थी, अंगुलियों पर क्या हो गए? पंजे पाए गए और बाद में यही अग्रपाद क्या हो गए? पंख के रूप में रूपांतरित हो गए और क्या थे? ये पक्षी के रूप में रहने लगा। तो आर्कियोपेटेरिस क्या है? सरीसृप और पक्षी के बीच की क्या है? एक कड़ी है। लास्ट संयोजित अनुमानसिकता से प्रमाण। अनुमानसिकी से प्रमाण। अनुमानसिकी से प्रमाण। क्या होता है? केंद्रक, गुणसूत्र और जीन्स। अनुवांशिकी से प्रमाण देखिए तो प्रत्येक जो जीवधारी होता है, जीवधारी के जितने भी विकास के सारे लक्षण होते हैं, इनके शरीर की कोशिका में केंद्रक होता है और इन्हीं केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं और ये जो गुणसूत्र हैं वो जीन्स के कह सकते हैं कि जीन्स के अनुसार क्या होते हैं? कार्य करते हैं और इसी के आधार पर ही क्या होता है? जीव जंतुओं में सारे लक्षणों का विकास होता है। एक जीव जाति के जो विभिन्न सदस्य होते हैं, एक ही जीव जाति के लक्षणों के बीच में जितनी विभिन्नता पाई जाती है उतनी ही विभिन्नता व्यक्तिगत जीन के प्रारूपों के बीच में क्या होती है? व्यक्तिगत जीन की संरचनाओं के बीच में क्या होती है? पाई जाती है। और एक ही जाति के सदस्य के बीच जीन प्रारूप जो होते हैं, प्रारूपों में तो भिन्नता रहती है लेकिन गुणसूत्र में क्या होती है? भिन्नता नहीं रहती है। यानी अनुवांशिकी के प्रमाण में जीवधारी के जो सारे लक्षण होते हैं वो इनके शरीर के केंद्रक में और केंद्रक में ही गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र से जीन्स के अनुसार क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है और किसी भी जीवधारियों के बीच के लक्षणों में उनके लक्षणों में जितनी विभिन्नताएं होती हैं वो क्या होती हैं? उनके सदस्यों के व्यक्तिगत जीन प्रारूपों के बीच में होते हैं।
व्यक्तिगत जीन प्रारूपों के बीच में होते हैं। अगर सदस्यों के व्यक्तिगत जीन की संरचना में जितनी विभिन्नता पाई जाएगी, लेकिन उनका गुणसूत्र क्या होगा? समान होगा। गुणसूत्र क्या होता है? समान होता है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, और चिंपैंजी में क्या होता है? 48। यानी कि कह सकते हैं कि जो चिंपैंजी है, बंदरों का विकास मानव के उच्च विकास के क्या है? एकदम समीप है, एकदम समीप उसी से ही होता है। क्या होता है? उसका क्रमिक विकास पाया गया। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो का लेक्चर का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस विद भास्कर चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।